So students, आफ्टर वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर तीन बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ने के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन सब तीन चार थ्योरी की कमियों को पूरा करता है। मतलब यानी कि जो हमने वीबीटी में पढ़ा था उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही थी, तभी हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई ना कोई कमी रही, तभी दूसरा साइंटिस्ट आया, वो वेस्पर को लेके आया। वेस्पर में भी कुछ ना कुछ कमी रही, तब क्या आया, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। ये सबसे एडवांस थ्योरी है जो किसने दी थी, रॉबर्ट एंड मूलिकन ने मिलके दोनों ने ये डेवलप की। देखो सबसे पहले तो हम ये सब सारा कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में हमें कहती क्या है। सबसे पहली बात तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतना बड़ा नाम नहीं लेंगे, हम इसका नाम लेंगे एमओटी। ठीक है, एमओटी से समझेंगे, जैसे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन, अब वो इतना बड़ा नाम थोड़ी ना लेता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वेस्पर। इस थ्योरी में सबके निकनेम है, तो इसका है हमारा एमओटी। देखो हमने क्या पढ़ा था कि वीबीटी में हम पढ़ रहे थे, वीबीटी में हम क्या पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने जब डेप्थ में जाके देखा तो एटम्स के बीच में क्या हो रही थी ना, ओवरलैपिंग हो रही थी। याद है, बिल्कुल याद ही होगा। ठीक है, जहां एमओटी में आए हो तो पहले का सारा कुछ पढ़ के आए होगे, याद तो होगा ही। वहां पे क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, यानी एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी। और कौन से एटम्स के बीच में हो रही थी, कौन से एटम्स के बीच में हो रही थी, जिनमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मान लो कोई पेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है और हीलियम, हमें इन दोनों को जोड़ के हीलियम 2 बनाना है। जैसे हम H2 बनाते हैं ना, वैसे हमें हीलियम 2 बनाना है। तो इस हीलियम 2 के लिए क्या कोई वीबीटी ने कुछ बोला था, क्यों नहीं बोला था मैम, अरे क्यों नहीं बोला था। H2 में क्या है, H2 चाहता है कि मैं किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्ड बना के हीलियम के जैसा स्टेबल बन जाओ। बट हीलियम भाई साहब तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनका ड्यूप्लेट तो ऑलरेडी क्या कंप्लीट है। तो बीबीटी इस टाइप के एलिमेंट्स का, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को नहीं डिफाइन करती थी, क्योंकि हीलियम के पास क्या है, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन है। मैं हर एक टॉपिक का, हर एक थ्योरी का एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है ना। और बीबीटी ने क्या कहा था कि ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नहीं होती। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बजाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होती है। यानी इसका H का जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, ये H2 है, ये पूरा मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या करेंगे, ऑर्बिटल करेंगे। देखो एमओटी का ना आप ऐसे समझो कि मान लो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो इंसान मिले, दो दोस्त मिले, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाए तो वो क्या होगी, हाथ मिलाए तो पहले मान लो एक इंसान था, एक इंसान मतलब दो इंसान थे, पर्सन नंबर फर्स्ट, पर्सन नंबर सेकंड। ये थोड़ा जनरल एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अब इन दोनों ने क्या किया, हाथ मिलाया, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाथ मिलाया और इन्होंने ओवरलैपिंग की। अब इनकी पहचान है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रही है कि हाथ मिलाने के बाद भी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी, नहीं। एमओटी में ऐसा है कि हाथ मिलाने के बाद इनकी पूरी पहचान ही बदल जाएगी, ये एमओटी हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और, जैसे दोनों के बीच में ना क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। बीबीटी ने बताया कि हाँ ओवरलैपिंग होती है, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही थी। यहाँ पे वीबीटी के अकॉर्डिंग है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने ही पार्ट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबल होकर रहते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग। वीबीटी ने क्या ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन है ना घूमते फिरते रहते हैं। एक है ना टर्म होती है केमिस्ट्री में, हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन के बेसिस पे एक टॉपिक आता है रेजोनेंस, जो हमारे 11th क्लास में इतना नहीं है, बट फिर भी मैं उस पर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी। बट रेजोनेंस में क्या होता है ना, रेजोनेंस हमें टर्म ये समझाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ वहां ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। बीबीटी ने क्या ये बात बताई थी, बीबीटी ने तो बस इतनी जगह में ओवरलैपिंग हो रही है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। बट एमओटी ने कहा कि नहीं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन पूरे अणु में घूमेंगे, अणु मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे इधर उधर यहाँ वहां। ये बात होगी। अब है ना आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या हो रहा है ये सब, ठीक है ना। एमओटी है ना थोड़ी एडवांस थ्योरी है, इस पे है ना मेरा ये मानना है, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आप एमओटी को तब भी अच्छे से समझ सकते हो जब इसके बेसिस पे ना आप क्वेश्चन करोगे, और ये पूरी आपको मतलब
A to Z तक आप पूरे पढ़ लोगे ना थ्योरी के बारे में। देखो पहले तो ना जितना भी बोर्ड पे लिखा है ना उतना पढ़ने के बाद भी आप आपके दिमाग में ना एमओटी के बारे में 100% कुछ भी नहीं जाएगा। इतना पढ़ने के बाद भी आप एमओटी के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो 40-50%। फिर 40-50% आप गेन करोगे कुछ क्वेश्चंस करके, फिर बचा हुआ 10-20% आप गेन करोगे, इसको बार बार पढ़ोगे, इस थ्योरी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह की, जो पीछे की जो थ्योरीज आए जस्ट वो अच्छे से पढ़ी हुई होगी तो ठीक है ना। ऑडियो अच्छे से आ रहा है? हाँ। तो अब मैं ना थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एस मिलिकन, या so developed by Robert S. Mulliken, this can predict molecular properties। ये molecular properties है। इससे पहले हमने कभी molecular properties देखा? इससे पहले हम पढ़ रहे थे atomic orbital, atomic orbital, atomic के बारे में, orbitals के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। ये बताता है हमें सच इज शेप, शेप के बारे में हम पढ़ के हैं वेस्पर से। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना किसी ने भी नहीं एक्सप्लेन की है। मैग्नेटिज्म किसने एक्सप्लेन की? किसी ने भी नहीं की। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, यही वीबीडी की लिमिटेशन बन गया था। एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझो, हमने ना अभी तक किसी भी थ्योरी में ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसे कोई मॉलिक्यूल को सोल्व नहीं किया है कि इसका क्वेश्चन करने के बाद इसमें हमें कहीं से बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, वीबीटी में हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे और मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया था मिथेन का। क्या वहां पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जो किसी ने वो वीडियो देखा होगा मेरा बॉन्ड पैरामीटर्स का, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि यानी किस एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, किसमें डबल बॉन्ड करेगा और किसमें ट्रिपल बॉन्ड करेगा। ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड का ऑर्डर क्या है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है, ठीक है। तो ये हमें किसी ने भी नहीं बताया, ना वीबीटी ने बताया और न वेस्पर ने बताया, न हाइब्रिडाइजेशन ने बताया। कोई शेप बता रहा था, कोई ज्योमेट्री बता रहा था, कोई बॉन्ड एंगल बता रहा था, बट बॉन्ड ऑर्डर कौन समझाएगा? एमओटी। एमओटी ना जिसमें जो ऑक्टेट रूल बताने में फेल हुआ। देखो ऑक्टेट रूल है ना बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया था। वीबीटी भी मैंने बताया कि हीलियम जैसे एलिमेंट्स के लिए वीबीटी भी फेल थी, लेकिन हीलियम जैसे एलिमेंट्स को भी एमओटी समझाएगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच सराउंडेड द मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग होगी ना वो दो तरीके से होगी। दो कौन सी? एक होती है बॉन्डिंग, दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है, कुछ भी बोल सकते हो, इतना मैटर नहीं करता केमिस्ट्री में। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब आप सुनो मेरी बात। अब है ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जैसे है ना एक कंपनी है, मान लो आप हम कोई कंपनी में कोई भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि हम इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, हम इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। पूरी मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अच्छाई होगी वहां पे बुराई भी होगी, ये तो नेचुरल प्रोसेस चलते रहे ना। तो जहाँ पे अच्छे लोग होंगे वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो मतलब अच्छा नहीं चाहेंगे, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं चाहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो तो ऐसा होगा कि हाँ ये एनर्जी को, ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। आपको सब समझ आएगा, मैं थोड़ा आप सुनते जाओ आराम से, पेशेंस से। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो तो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, ये एक तरीके से दुश्मन है, ये एक तरीके से दुश्मन है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसको तो बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। मतलब क्या करेगा? स्टेबिलिटी को कम कर देगा और ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मैंने बताया ना ये एक दुश्मन की तरह है। जैसे कोई कंपनी है, इंस्टीट्यूट, कहीं पे भी मान लो लोग काम करते हैं, तो एक तो अपनी मेहनत से उसको आगे तक लेके जाना चाहेगा, एक क्या करेगा? नहीं चाहेगा, वो तो उसकी सोच है, समझ है, ठीक है ना। अब है ना हमने पढ़ा था सब शेल के बारे में, कुछ जगह नहीं है यहाँ पे, बता देते हो ना। हमने पढ़ा था सब शेल के बारे में। कौन कौन से सब शेल के बारे में पढ़ा था जरा बताना। हमने पढ़ा था एस, पी, डी एंड एफ। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था इसकी
शेप्स के बारे में भी पढ़ा था, स्फेरिकल, डबल डम्बल, डबल डम्बल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके शेप के बारे में पढ़ा था और इनको हमने नाम दिया था सबशेल। और इन सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर, हमने देखा था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना इलेक्ट्रॉन पता है कहाँ रहते हैं? सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। अब आपको ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप देखते हो कि कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ, देखते हो कि नहीं देखते? बताओ बताओ, देखते हो ना? तो वहीं पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार में आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे। अब आपको कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ये सब क्यों आया? देखो, स्टार तो यूज हो रहा है एंटाई बॉन्डिंग के लिए, स्टार यूज हो रहा है एंटाई बॉन्डिंग के लिए, जो एनर्जी को बढ़ा देगा लेकिन स्टेबिलिटी घटा देगा, और ये एक तरीके का दुश्मन है उसमें, सुनते जाना। और भी पाई स्टार भी एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन सिग्मा एंड पाई ये किसके लिए हो रहा है? ये हो रहा है हमारी बॉन्डिंग के लिए। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? अब देखो, तो ये अब है ना, यहाँ पे एक दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रुको मेरे को पता है कौन से आ रहे हैं, कि पाई और सिग्मा, सिग्मा और पाई क्यों लिया? देखो, हमने ना वीबीटी में पढ़ा था कि जब हैंडवाइज ओपर साइडवाइज ओवरलैपिंग पड़ी थी, लैटरल इंटरन्यूक्लियस एक्सिस में ओवरलैपिंग पड़ी थी, कि एक तो ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरीके से, तो ये ओवरलैपिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, और यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से ओवरलैप करेंगे। इंटरन्यूक्लियस पड़ी थी, ये हो रही थी साइडवाइज, यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं हो रहा था। तो सिग्मा मतलब है ना, यहाँ पे बताएगा कि ओवरलैपिंग हो किस तरीके से रही है। क्या आज तक जो पीछे वाली थ्योरी थी उसमें किसी ने बताया था कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है? हमने सिर्फ पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा है बच्चों, हमने ये नहीं पढ़ा है कि मतलब जो ओवरलैपिंग लैटरल हो रही है, साइड वाइज हो रही है, इंटरन्यूक्लियस हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन इसमें ये भी बताया जाएगा कि ओवरलैपिंग हो किस तरीके से रही है, ठीक है ना। अब एक ये क्वेश्चन है कि बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग में एनर्जी कम होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉन्डिंग में एनर्जी कम होती है, बट स्टेबिलिटी, स्टेबल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें ना एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। और इसका क्या रीजन है? अब है ना, जैसे आप मानो कि आप और आपका दोस्त है, असाइनमेंट कर रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो, कुछ भी ले लो, तो आप और आपका दोस्त दोनों मिलके वो काम कर रहे हो, वो थक रहा है तो आप कर रहे हो, आप थक रहे हो तो वो कर रहे हो, ऐसा दोनों मिलके कर रहे हो दोनों, ठीक है ना। पढ़ाई तो देखो आप अपनी अलग अलग करोगे, बट ऐसा समझो कि एक काम है, वो आप और आपका दोस्त दोनों मेहनत से दोनों मिलके कर रहे हो, तो मिलके करोगे तो एनर्जी तो कम खर्च होगी, कम खर्च होगी कि नहीं होगी? ये सोचो कि एक आप अकेले कोई काम 4 घंटे लगा के कर रहे हो, वही काम 2 घंटे में हो रहा है, आप बारी बारी कर रहे हो, तो वहां पे एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। तो बॉन्डिंग एनर्जी में क्या होता है कि मतलब दुश्मन नहीं होते, साथी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम खर्च होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वही दोनों साथ में मिलके प्यार से आराम से बैठ के मिल बांट के काम करे तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। एंटी बॉन्डिंग क्या कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग तो कुछ चाह ही नहीं रहा है कि यहाँ पे अच्छा होगी, तो दुश्मन की तरह काम कर रहा है, यानी ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? एज स्टॉप क्लियर ही होगा। तो मॉलिक्यूलर, अब है ना, इसके कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पढ़ो। पहला प्रिंसिपल तो ये था, हमने जो पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन इन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो फिर से देखो, मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं ना, हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब इनकी एनर्जी कम होगी तो हम इसको पढ़ी क्यों रहे? मैंने अभी बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों मिलके काम करते हैं, साथ में मिलके काम करेंगे तो एनर्जी तो कम होगी बट स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है हमें। हम क्या चाहते हैं? देखो, मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, तब भी बताया था, क्या बताया था मैम? कि कोई भी बॉन्ड बनाना ही क्यों चाहता है? अब जैसे मेरे को आर्गन ही आर्गन नाम आता है, इनर्ट गैसेस है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनोन, ये ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि भाई ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और बाकी इनके जैसा बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये ना, अरे हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो है क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि हमारे बीच में बॉन्ड बन जाए, क्या हो जाए? बॉन्ड बन जाए, इसीलिए तो बॉन्ड बन रहा था। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी ना, वो कम लगेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहाँ पे हम एटॉमिक, जो बीबीटी ने समझाया था कि कोई भी एक एस का ऑर्बिटल आएगा, दूसरा एस का आएगा, या एस का आएगा, पी का आएगा, इन दोनों के बीच में क्या होगी? ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ये वो सब बताया था ना। वीबीटी भी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, ऐसा नहीं है, बट वीबीटी के आगे ये और ज्यादा एडवांस, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस इलेक्ट्रॉन
दिस इलेक्ट्रॉन्स रेफर टू स्टे इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेंगे कि वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड में रहे, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जीज, फॉलोइंग बोथ। और ये पता है किसको फॉलो करता है? बोथ पॉली एक्सक्लूजन। ये ना पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल के अगेंस्ट नहीं है। जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है वो जानता है पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल क्या होता है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, और ये सब बताने का इसमें काम भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दिस इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब कर देते हैं ना। तो नेक्स्ट है हमारा इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इक्वल ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जीज। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, ओवरलैपिंग कर रहे थे। जैसे जब इंटरमिक्स हो जाएंगे, अब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ना, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा ना उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, वो एक अलग ही आएगा, ठीक है ना, अलग आएगा। ये देखो ना, ये जो पॉइंट्स ना आपको नहीं समझ आने वाले इजीली जब तक आप क्वेश्चन पे नहीं होगे, तो ठीक है ना, इस पे एक बार टिक कर देते हैं। Does electrons refer to stay in molecular bond? जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रेफर करेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड के अंदर रहना। क्यों करेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल होता है ना उसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ इधर उधर, लेकिन वेबिटे के अकॉर्डिंग तो बस इतनी जगह में स्टेबल रह रहा था। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक्चुअल में डीलोकलाइज करते हैं। क्या होता है? डीलोकलाइज, यहाँ वहाँ इधर उधर, उनको घूमना फिरना पसंद, वो एक जगह टिक के नहीं रह सकते। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, देखो ये एक ऑर्बिटल है आपस में मिल रहे हैं, इंटरमिक्स होके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं, जिसको हम टू टाइप से पढ़ेंगे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आप सोचोगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ी क्यों रहे हैं, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखो, जब आप कोई मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकालोगे, मतलब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, जब क्वेश्चन करते टाइम पता आपको क्या पता चलेगा? जब आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर में ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में कम है, हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर्स में ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में कम है, तो आप क्या सोचोगे? क्या पता चलेगा कि हमारे बॉन्डिंग, जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये आप देखोगे कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और बॉन्डिंग में कम है, तो आप क्या देखोगे? बताओ क्या देखोगे? कि हमारी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, जो हमारा बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी कम है। अच्छा, साथ साथ में ना मैंने क्या बताया था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताता है। ये रहा बॉन्ड ऑर्डर, वो भी मैं सिखाऊंगी कैसे निकालना है हमें। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ भारी भरकम क्या लिखा है, अब आपको ऐसा देख के लग रहा होगा माय गॉड ये क्या लिख दिया, मेरी हैंड राइटिंग में नहीं समझ आ रही होगी ना। तो देखो, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। केस सेकंड, केस फर्स्ट क्या है? जब आपको 14 और लेस देन 14 का कोई भी मॉलिक्यूल मिले, तब तो आप अप्लाई करोगे ये वाला। जब मोर देन 14 मिले तब करोगे ये वाला। अब ये 14 लेस देन 14 क्या है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। देखो, आप n प्लस मान लो है ना, हमें n2 का बोला है कि इसका एमओटी निकालो, हमें बोला है कि इसका एमओटी निकालो, इसको शो करो कि डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है। इसमें ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डाय पैरा नहीं जानते, मैं बताऊंगी आगे जाके, उसके बारे में अभी हमें झंझट में नहीं पड़ना। ऐसा मान लो कि हमें इसका एमओटी दिया है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 पे। 2 नाइट्रोजन दिए तो 7 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 14। अब जैसे मान लो कि हमें O2 दे दिया, ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8। 2 ऑक्सीजन है तो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16। ये लेस देन 14, इक्वल 14, ये मोर देन 14। मोर देन 14 आ जाए तो ये करना है, लेस देन या इक्वल 14 आ जाए तो ये देखो क्या करोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 1s क्या? ये एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाला मैंने बताया था एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। नॉर्मल सिग्मा किसका होगा? बॉन्डिंग का। जब स्टार आते वो किसका हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग का। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसको ना याद है ना, मेरे साथ साथ बोलो, अब हो जाएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद पाई 2px इज इक्वल पाई 2py, पाई 2px, पाई 2px। अब इतनी देर बात चली थी सिग्मा की, अब हम बात करेंगे पाई की। तो पाई पाई 2px इज इक्वल पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। पाई 2px इज इक्वल पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। अब इसमें स्टार लगा दो, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल सिग्मा स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। बोलो यहाँ तक
आई क्लियर? हुई बात समझ? आई बात समझ? और ये मोर देन का है, ये सारा कुछ मोर देन का है। अब मैग्नेटिक नेचर समझो कि है ना, हम है ना वीबीटी से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मैग्नेटिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एक्चुअली में मैग्नेटिक नेचर होता क्या है? देखो दो तरीके का होता है, एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा जब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और डाईमैग्नेटिक होगा जब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे। जैसे आप आर्गन की बात कर लो, हीलियम की कर लो, इनके अंदर है ना एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या डाईमैग्नेटिक है, मतलब ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेट क्या करते हैं? चुंबक, अरे भाई ये अट्रैक्ट तो करती है, ठीक है ना। तो ये ना किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे उल्टा। पैरा क्या होता है? जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑक्सीजन को उठा लो, इनके अंदर क्या दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब है ना एक चीज और, आपको ना ये चीज हर जगह देखने को मिल जाएगी, थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो, कि ओटो है ना, ओटो को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओटो को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओटो के अकॉर्डिंग नहीं, वीबीटी के अकॉर्डिंग वीबीटी ने ओटो का ये कहा कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता। फिर आया एमओटी, एमओटी ने ना वीबीटी की दुनिया हिला दी। एमओटी ने कहा कि यार ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस O2 के बारे में कैसे बताया? चलो हम सबसे पहले ना क्वेश्चन O2 का ही करते हैं, या फिर एक बार लेस देन या इक्वल 14 करते हैं, उसके बाद मोर देन 14 करेंगे, ठीक है ना। ये मिटा देती हूँ, उसका एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो मैं साथ साथ में हर एक चीज बताती चल रही हूँ। इसका नाम है CO, किसी को नोट करना हो तो कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल, बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। कार्बन कितने नंबर पे आता है बताओ? 6 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 नंबर पे। तो मिलके कितना हो गया? 14। तो 14 हो गया, तो मैंने बताया हम केस फर्स्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब पता है इसको फिल कैसे करना है? मैं ना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ना, इधर अच्छे से होगा। मैं पहले ना इसके स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप वो देखते जाओ। अरे डब्बा, डब्बे भी अच्छे से नहीं बनते। ये 1s, ये भी 1s, ये सिग्मा 1s, ये भी सिग्मा 1s। ये है हमारा बॉन्ड। मैं लिख देती हूँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ज्यादा लिखने को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स क्यों बनाई है। देखो मैंने क्यों बनाया, आप ना मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। ये है 1s, आप चाहे इसको यहाँ पे लिख दो 1s 1s, 2s 2s, 2p। अब चलो मैंने यहाँ पे तो लिख ही दिया, तो क्या ही फर्क पड़ता है। 2p, और ये भी 2p होगा ना। नीचे वाला है बॉन्डिंग। देखो मैंने ना आपको थोड़ा वीडियो पिक्चर हो गया तो दिख रहा होगा आपको कि मैंने ना दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया, फिर मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। फिर नीचे वाले को किया मैंने बॉन्डिंग, ऊपर वाले को किया एंटी बॉन्डिंग। तो बी ए मैंने लिख दिया। हर जगह लिखूंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें इनको भरना भी है, सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है। अब देखो, अब जब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो देखो ये सिग्मा 1s है, और हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s भर दिया, फिर सिग्मा, ये पूरा भरो, फिर इसको पूरा भर दिया, फिर सिग्मा स्टार 1s में भी भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s में भी भरेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद है
पाई टू पी एक्स टू एंड पाई अरे पाई टू पी वाई टू। अब देखो कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12। अभी तक हमारा एक बाकी है, कौन सा बाकी है, सिग्मा टू पी जेड टू। मैंने इसको भरू 1 2 3 4, उसके बाद जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन 2s में भेज दिया, उसके बाद जाएगा स्टार 2s में। ये ना 2s है और ये स्टार 2s है, ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px। ये देखो 2p, ये 2px x हो गया ना, तो देखो 2px में भेजेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है ना। 2px 1 2 3। अब 2 4 6 हमारे पास, तो 1 2 3 भेज दिया, तो 1 2 3। अब इसको हमने क्या कर दिया, पूरा पूरा बॉन्डेड कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या एक भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको ना इससे क्या समझ रहा है, आप सोचोगे कि क्या अलग हो गया, क्या समझा रहे हैं, एमओटी नहीं अलग। पहली बात तो ये ना हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सिखाएगा। मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम इसका, कैसे निकालेंगे वो मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगी। अब देखो एमओटी ने हमें इसमें बताया क्या, मैं वो बताती हूँ। अब है ना हमारी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है मैम, क्यों, अरे एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है एक तो, मतलब ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, डायमैग्नेटिक। बताओ बताओ बताओ, बताया ना इसने मैग्नेटिक बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में बताया ना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, मतलब डायमैग्नेटिक। पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेड है जो कि हमारे आंखों के सामने है। यहाँ पे मैंने एक ही बॉक्स बनाया ना, अरे दो करो, दो करो। अब देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाती हूँ कि सी और ओ के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, कैसे निकालोगे। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बी एंड नंबर ऑफ बॉन्ड ए अपॉन 2, कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर सॉरी इसमें कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। पहले तो आप ये देखो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम देखेंगे कार्बन का, कार्बन के अंदर फिर से देख लो, बॉन्डिंग वाले में ये है बॉन्डिंग, एन बी है बॉन्डिंग, एन ए एंटाई बॉन्डिंग, एन बी है बॉन्डिंग और एन ए एंटाई बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस अब एंटाई बॉन्डिंग यानी ऊपर वाले को गिनो, 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। फिर से देखते हैं 1 2 3 4, अब इसको मत गिनो, ये बॉन्डिंग का है, ये एंटाई बॉन्डिंग का है, ये एंटाई बॉन्डिंग है, ये एंटाई बॉन्डिंग का, तो 4 हो गया। और अपॉन में डिवाइड कर दो 2 से, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे 2, तो कटेगा 3, कटेगा 3। तो इनके बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आई नो, है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये ना केमिस्ट्री बड़ी अलग है, कभी तो चार्ज आता है बार बार चल रहा है, तो कभी तो चार्ज आ जाता है, कभी उनके बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर होगा, कितने, कभी सिंगल बॉन्ड होता है, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें भी रहती थी प्रॉब्लम। लेकिन ये कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद सारी प्रॉब्लम टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो अब इनके बीच में ना इतना हमारा बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। यही सेम तरीके से आपको मोर देन 14 के लिए करना है, और हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, मोर देन के लिए। अब है ना आप वो उनका करो, सेम एज इट इज यही तरीका होगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी इसलिए मेरे को बंद करना पड़ रहा है, एंड फॉर सम इश्यूज के वजह से, और ये O2 वाला आप करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं इसके एक दो एग्जांपल्स और करवाऊंगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। सो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब एक वीडियो और आएगा उस पे, उसका मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊंगी, तो साथ साथ में इस पे भी बन जाएगा, एक दो एग्जाम्पल चलो इसके और करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह मेहनत करते रहिए गाइज, एंड ठीक है ना। ओके बाय।